नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमन मीणा और आप हमारे हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में, या राजस्थान की झीलों के बारे में, सभी जिसमें खारे प्लस मीठे दोनों पानी की झीलें आएगी। सबसे पहले बात करें अपनी बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब एक प्रकार से मैं झीलें पढ़ाने से पहले स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करें राजस्थान की प्रमुख झीलें। कौन सी झीलें? प्रमुख झीलें। तो राजस्थान में किस प्रकार की झीलें पाई जाती है, मतलब राजस्थान में किस प्रकार की झीलें पाई जाती है? तो झीलों की बात करें तो ये राजस्थान में दो प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाएगी? दो प्रकार की पाई जाएगी। एक झीलें होंगी खारे पानी की झीलें। कौन से? खारे पानी की झीलें। एक कौन सी होगी? खारे पानी की झीलें। एक झीलें होगी मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। एक खारे पानी की झीलें होगी और एक मीठे पानी की झीलें होगी। अपन राजस्थान के मैप की दृष्टि से समझे, राजस्थान के मैप की दृष्टि से, तो इसे बोला राजस्थान के मैप के आधार पर। इस प्रकार से राजस्थान का मैप ये अपने हाथोटी ये अपना रास्ता का मैप। अपने इस वाले हिस्से की बात करें, इस वाले हिस्से की, तो यहाँ क्या होगा? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल होगा? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। और 33 सागर का अवशेष, तो झीलें कैसी होगी? खारे पानी की झीलें होगी। अपने इस साइड में जितनी भी झीलें आएगी वो सब की सब होगी मीठे पानी की झीलें, यानी पूर्वी मैदान वाले हिस्सों में, तो पूर्वी मैदान है अपने, उसमें कौन सी झीलें आएगी? मीठे पानी की झीलें आएगी, है ना। तो खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। राजस्थान के मैप के आधार पर जितने भी थार के मरुस्थल पे झीलें आएगी वो सबकी सब खारे पानी की झीलें होगी, क्योंकि ये थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। नेक्स्ट अपन बात करें सबसे पहले झीलों का अध्ययन। तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा अपने? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? लिम्नोलॉजी। अगर विश्व में झीलों की बात करें, विश्व में झीलों की नगरी, विश्व में झीलों की नगरी, तो विश्व में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? फिनलैंड को। कौन सा देश होगा? फिनलैंड। फिनलैंड। अगर भारत में झीलों की नगरी की बात करें, भारत में झीलों की नगरी, और भारत में झीलों की नगरी कौन होगा? श्रीनगर। कौन सा नगर? श्रीनगर। श्रीनगर भारत में झीलों की नगरी की बात करते हैं। और राजस्थान में झीलों की नगरी की बात करें, राजस्थान में कौन सी झीलों की नगरी? राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। सबसे ज्यादा झीलें होने के कारण उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का श्रीनगर। उदयपुर को क्या कहा जाएगा? राजस्थान का श्रीनगर। सबसे ज्यादा झीलें होने के कारण राजस्थान का श्रीनगर कहा जाता है। इस उदयपुर का एक नाम फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर, माउंटेन का शहर। इसका एक उपनाम है व्हाइट सिटी। कौन सी सिटी? व्हाइट सिटी। पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी कौन सी होगी अपने? जयपुर। सन सिटी, सन सिटी की बात करें तो जोधपुर। सन सिटी कौन सा होगा? जोधपुर। ये अपने झीलों के बारे में। अगर विश्व झीलों के अध्ययन की यानी स्टडी ऑफ लेक, तो क्या कहलाएगा? वो लिम्नोलॉजी। जैसे सिक्कों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, उसी प्रकार झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाएगा। विश्व में झीलों की नगरी की बात करें तो फिनलैंड होगा। अगर भारत में झीलों की नगरी की बात करें तो श्रीनगर होगा, और राजस्थान में झीलों की नगरी की बात करेंगे वो अपनों में तो वो
उदयपुर में सबसे ज्यादा झीलें होने के कारण उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का श्रीनगर। इसे कहा जाता है फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर। इसे क्या कहा जाएगा? फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर। इसका दूसरा नाम होगा व्हाइट सिटी, ये इसके उपनाम है। गिरवा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, महानाम उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। आगे अपन बात करें झीलों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी के प्रमुख खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, प्रमुख खारे पानी की झीलों की बात करें अपन तो अपन को कुछ भी याद नहीं करना, बस एक लाइन याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। उसके लिए ट्रिक होगी अपने बाप रे साड़ी का पल्लू, पल्लू कुत्ता फाड़े। क्या फाड़े? कुत्ता फाड़े। बाप रे साड़ी का पल्लू कौन फाड़े? कुत्ता फाड़े। अपने अपन करें बाप झील की बात करें, अपन रेगिस्तान के टाइम पे पढ़ा था बाप बोल्डर, और बाप बोल्डर जोधपुर के फलोदी में थे, लेकिन फलोदी खुद डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद है ना, तो बाप झील खाओगी, बाप झील होगी फलोदी में, खाओगी फलोदी में। रे से बनेगा रेवासा, और रेवासा झील का है, रेवासा झील का है सीकर में, रेवासा झील का है सीकर में। सा से बनेगा सांबर झील। सांबर झील वैसे तो 3 जिलों में विस्तृत है, जैसे नागौर, अजमेर और जयपुर, पर मुख्य रूप से ये कहाँ स्थित है? सांबर में, सांबर झील। और सांबर झील है जयपुर में, जयपुर में फुलेरा स्टेशन के पास है ना, जयपुर में फुलेरा स्टेशन के पास पड़ती है। डिडवाना, डिडवाना झील, और डिडवाना झील खाएगी कुचामन, नागौर में आएगी। पहले नागौर में आती थी, अब खाएगी डिडवाना, कुचामन में आएगी, खाएगी डिडवाना कुचामन। काबोद झील, कहाँ से बनेगा? काबोद झील, और काबोद झील खाएगी अपने जैसलमेर में आएगी। कौन से मेर में आएगी? जैसलमेर में आएगी। पैसे बनेगा अपना पंचपदरा, पंचपदरा झील, और पंचपदरा झील खाएं बाड़मेर में, पंचपदरा झील खाएं बाड़मेर में, पंचपदरा झील खाएगी बाड़मेर में। लू से बनेगा अपने लूणकरण, कौन सी झील बनेगा? लूणकरण, और लूणकरण झील खाएं बीकानेर में। और लूणकरण सर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा यही होता है, इस कारण इसे भारत की बात करें तो भारत में मूंगफली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान गुजरात के राजकोट का है। इस कारण से ही राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली होगी तो लूणकरण में होगी, और लूणकरण कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। इस कारण लूणकरण को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। उससे बनेगा कुचामन, कौन सा मन? कुचामन झील, और कुचामन झील आएगी डिडवाना, ये भी खाएंगे डिडवाना, कुचामन में आएगी, खाएंगे डिडवाना कुचामन में। ऐसे बनेगा ताल छापरा, और ताल छापरा झील खाओगी चूरू में होगी। ताल छापरा अभ्यारण्य चूरू में है, तो ताल छापरा झील चूरू में होगी। फासे फलोदी, जो फलोदी भी जोधपुर में होगी। डेगाना झील, डेगाना ऐसे बनेगा डेगाना ना फाड़े, ये अपनी ट्रिक है इसके बारे में। अब बात करें सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, पानी की झील, तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील खाएं वो है नागौर में। लेकिन ये ज्ञान रहे अपन को, जिलों के पुनर्गठन के बाद सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें खाने लगी डिडवाना, खाने लगी डिडवाना कुचामन में। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों की बात करेंगे, सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों की बात करें तो आएगी नागौर में आएगी। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद नए जिले बन गए ना अपने, जिलों के पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें, किसकी झीलें? खारे पानी की झीलें, पानी की झीलें वो खाने लगी डिडवाना
कुचामन में आने लगी। ये अपन को जरूर याद रखना है। ये भाई कहाँ आने लगी सबसे ज्यादा। अगर सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलों की बात करें, सबसे ज्यादा इसकी सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें, तो वो खाएंगी अब उदयपुर, खाएंगी उदयपुर में। और सबसे ज़्यादा झीलें भी उदयपुर में ही अपने, इसी कारण इसे राजस्थान का श्रीनगर कहते हैं, फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, है ना। तो इसकी उपनाम है, उपनाम सबको याद होना जरूरी है प्रत्येक जिले के। जैसे बस्तर नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। उसी प्रकार सबके नाम याद होना चाहिए। आगे अपन बात करें, अपन सबसे ज़्यादा खारे पानी की जिले नागौर में होगी, और जिलों के पुनर्गठन के बाद ये खाने लगी डिडवाना कुचामन में आने लगी खारे पानी की। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें खाओगी उदयपुर में होगी। अपन एक झील उठाते हैं, प्रमुख मुख्य रूप से एक झील, कौन सी झील? सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। सांबर झील का क्षेत्र, सांबर झील का क्षेत्र की बात करें अपन, तो ये कहाँ फैली हुई है? ये फैली हुई है जयपुर, कहाँ है? जयपुर, अजमेर और नागौर। जयपुर, अजमेर और नागौर वाले क्षेत्र में फैली हुई। सांबर झील के प्राचीन काल में क्या नाम? इस क्षेत्र का प्राचीन काल में क्या नाम था? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में, किस काल में? यानी पुराने समय के टाइम पे सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में कहते थे। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सपाद लक्ष्य। क्या कहा जाता था? सपाद लक्ष्य। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में कहा जाता था सपाद लक्ष्य। उसी प्रकार अपन सबसे और बात करें सांबर झील के बारे में, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करेंगे तो वो कौन सी झील होगी? सांबर झील होगी, सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील होगी। और ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की, कौन? भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो वो कौन सी झील होगी? वो होगी अपने सांबर झील होगी। अगर सांबर झील की बात करें, भाई सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वैसे तो ये प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है एक प्रकार से। कौन सी झील है? प्राकृतिक झील। वैसे क्या है? प्राकृतिक झील है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक द्वारा बनी हुई झील है। बट एक शिलालेख मिला है हमें, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। कौन से चौहान ने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि सांबर के चौहानों का, कहाँ के चौहानों का? सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान था। इस कारण वासुदेव चौहान को कहा जाता है चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष। इस कारण से सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव चौहान। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। वैसे ये प्राकृतिक झील है,
जैसे क्या है ये प्राकृतिक झील है। सांबर झील से मतलब क्या उत्पादित किया जाता है, क्या उसका उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। यहां राजस्थान का लगभग राजस्थान का 80% नमक उत्पादित किया जाता है इस झील से। राजस्थान का 80% नमक उत्पादित किया जाता है और भारत का 8.7% क्या किया जाता है, यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता है। और बात करें यहाँ नमक क्या पद्धति से बनाया जाता है, किससे तैयार किया जाता है, क्या पद्धति से। कौन सी पद्धति से तैयार किया जाता है नमक, क्या पद्धति से तैयार किया जाता है। सांबर झील के पास ही, कौन सी झील के पास, सांबर झील के पास शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर स्थित है, शाकंभरी माता का। कौन सी माता का मंदिर स्थित है, शाकंभरी माता। और इसी शाकंभरी माता को कहा जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी से कहेंगे, शाकंभरी माता को कहेंगे। अगर आपको बात करें सांबर झील में कौन कौन सी नदी आकर गिरती है, सांबर झील में कौन कौन सी नदी आकर गिरेगी, तो खारी, खंडेला और रूपनगढ़। कौन कौन सी नदी आकर गिरेगी यहाँ, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ नदी आकर गिरेगी यहाँ। इसमें दक्षिणी एशिया से, दक्षिणी एशिया से एक पक्षी आता है, उसका नाम है फ्लेमिंगा। फ्लेमिंगा पक्षी आता है यहाँ, कहाँ आता है, सांबर झील के पास। और ये 2019 में बहुत ज्यादा यहाँ फ्लेमिंगा पक्षी मारे जाने के कारण ये चर्चा में रही, क्योंकि फ्लेमिंगा पक्षी मारे जाने का मुख्य कारण था ब्लूटिज्म रोग। एक रोग था ब्लूटिज्म रोग। कौन सा रोग था, ब्लूटिज्म रोग था। यहाँ 1964 से, कब से, 1964 से केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सांबर साल्ट, कौन सा, सांबर साल्ट निगम लिमिटेड एक कारखाना लगाया गया है। कब लगाया गया था वो, 1964 से, और उसके द्वारा नमक तैयार किया जाता है यहाँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।